स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट गुरु 2.0 यूट्यूब क्लासेस में। हम जो करंट अफेयर की जो सीरीज चला रखी है उसमें अप्रैल का जो करंट अफेयर हम पढ़ रहे हैं और आज ये तीसरा वीडियो होगा। हमने जो है पिछले दो वीडियो के अंदर राजस्थान का जो करंट अफेयर है वो देख लिया था। आज हम देखेंगे राष्ट्रीय जो करंट अफेयर है, राष्ट्रीय परिदृश्य अप्रैल के संदर्भ में। ठीक है, अप्रैल के संदर्भ में हम जो ये देखेंगे और उसके बाद जो है हम आगे इस कंटिन्यू रखेंगे सीरीज को। ठीक है दोस्तों, मार्च का करंट अफेयर अपन ने पढ़ लिया है और मार्च के बाद अप्रैल का करंट अफेयर की दो क्लासें हो चुकी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है मेरी। बाकी आगे चलते हैं, आज का जो करंट अफेयर है उसका स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य के अंदर जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने का मूल अधिकार में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन के जो प्रतिकूल प्रभाव हो रहे हैं उससे मुक्त होने का अधिकार है, मूल अधिकार है ये अन्य लोगों का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये है ना। यह फैसला लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावण प्रजाति के अस्तित्व से जुड़े एक मामले में सुनाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार क्लाइमेट और इकोलॉजी के बीच में संतुलित निर्णय दिया है। यह निर्णय एम के रणजीत सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में दिया गया है। एम के रणजीत सिंह। ठीक है दोस्तों, तो हमें यह ध्यान रखना है कि ये जो है एम के रणजीत सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कोयला और गैस से चलने वाले बिजली उत्पाद के बदलाव, मतलब सौर ऊर्जा उत्पादन, बिजली उत्पादन के जो उत्पाद जैसे हम बात करें, मतलब जो गैस और कोयले से जो बिजली बनती है उसके जो बदलाव के लिए, मतलब सौर ऊर्जा हो गई, जैसे अपनी ग्रीन एनर्जी की बात हो गई, उसकी बात कर रहे हैं। और विलुप्त हो रहे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड घोड़ावन पक्षी की रक्षा के बीच संतुलन बनाया है। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि जो जलवायु परिवर्तन के जो प्रतिकूल प्रभाव है उनसे बचने के लिए एक मानव का क्या है, मूल अधिकार, तो ये इसके अंदर दिया गया है। सरकार ने अलग अलग मंत्रालयों से अनुरोध को स्वीकार करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा है कि अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता देता है, जबकि अनुच्छेद 14 के तहत सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समानता और कानूनों के समान सुरक्षा का उल्लेख है। यह अनुच्छेद स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने के अधिकार के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो मूल अधिकार में शामिल किया गया है जलवायु परिवर्तन के मुक्त होने का मूल अधिकार, वो किस वाद में किया गया है? तो एम के रणजीत सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद, ये आपको ध्यान में रखना है। और एक घोड़ावन जो पक्षी है इसके अस्तित्व के मामले में यह निर्णय सुनाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार जीवन के अधिकार में शामिल है। स्वास्थ्य का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का ही एक भाग है। यह अधिकार वायु प्रदूषण, बढ़ते तापमान, सूखा, फसल नष्ट होने के कारण खाद्य आपूर्ति में कमी, तूफान और बाढ़ जैसे कारकों को प्रभावित करता है। मतलब कहीं ना कहीं अगर आपके सामने ये चीजें को फेस करने को दिखती है, मिलती है, तो कहीं ना कहीं आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना है। अब आगे देख लेते हैं पर्यावरण के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। संविधान के अनुच्छेद 48A में उल्लेख है कि राज्य पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करने तथा देश के वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 48A में लिखा हुआ है, नीति निर्देशक तत्वों में ये लिखा हुआ है। मौलिक कर्तव्यों में भी अनुच्छेद 51A में लिखा हुआ है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह वन, झील, नदी और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना और प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखना ये जरूरी है। मुद्दा क्या था, मुद्दे की हम बात कर लेते। तो यह मामला क्या हुआ था, घोड़ावन पक्षी के बिजली के तारों से टकराने से संरक्षण और सौर ऊर्जा हेतु आवंटित जमीन से संबंधित है। मतलब घोड़ावन पक्षी जो है उड़ के जो है क्या बिजली के तारों से टकरा जाते थे। ठीक है, तो उनसे उनकी मृत्यु हो जाती, तो उनके संरक्षण और सौर ऊर्जा हेतु आवंटित, मतलब ग्रीन एनर्जी को बढ़ाने के लिए जगह स्थल आवंटित करने को लेकर यह मामला है। घोड़ावन का बात करें तो इसका जो नाम है, वैज्ञानिक नाम, वो है अद्रेओटिस नाइग्रिसेप्स। ठीक है, घोड़ावन पक्षी मुख्यतः राजस्थान में पाया जाता है और जजों ने अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया था। अब हम बात कर लें कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया था। तो 19 अप्रैल 2021 को सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान और गुजरात में 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बिजली ट्रांसमिशन लाइनों पर रोक लगाने का आदेश दिया था। मतलब गुजरात और राजस्थान के मध्य 90,000 वर्ग किलोमीटर के मध्य लाइनें बिछाई जा रही थी, बिजली ट्रांसमिशन लाइनें बिछाई जा रही थी, जिससे क्या है घोड़ावन पक्षी टकराकर
उनकी मृत्यु हो रही थी। तो इसलिए उन्होंने बोला कि आप ग्रीन एनर्जी की बात करो ना, आप ये जो है लाइनें बिछाने की क्यों बात कर रहे हो, इनके लिए जगह उपलब्ध करवाओ। तो कुल मिला के मामला ये है। आगे देखो, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी जो है अनुच्छेद 15 के द्वारा संरक्षित एक संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये एक संवैधानिक अधिकार है। क्या? कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी, मतलब ये नहीं कि किसी भी काम को करना है तो आपने पुरुषों की एक टीम बना दी, मतलब 10 जनों की एक टीम बनाई तो 10 में से 10 पुरुष हो गए, ऐसा नहीं। कार्यबल में आपको जो है महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी है अनुच्छेद 15 के तहत। अनुच्छेद 15 के तहत महिलाओं की जो है भागीदारी सुनिश्चित करनी, ये क्या है? एक संवैधानिक अधिकार है। तो संवैधानिक अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी के लिए बाल देखभाल अवकाश के प्रावधानों की महत्ता को रेखांकित किया है। इस फैसले से देश में रोजगार में महिलाओं की स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी केवल विशेषाधिकार का मामला नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 15 द्वारा संरक्षित एक संवैधानिक अधिकार है। मतलब कार्यबल की भूमिका, महिलाओं की कार्यबल में भूमिका को लेकर अनुच्छेद 15 के तहत संवैधानिक अधिकार घोषित किया है। एक आदेश में नियोक्ता के रूप में राज्य उन विशेष चिंताओं से अनभिज्ञ नहीं रह सकता जो उसकी सरकार में कार्यबल के रूप में नियुक्त महिलाओं से संबंधित है। ठीक है। हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट हिमाचल प्रदेश के एक सरकारी कॉलेज में एक असिस्टेंट प्रोफेसर की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसे 2008 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के छठे केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा शुरू की गई बाल देखभाल अवकाश CCL से वंचित कर दिया गया था। मतलब एक महिला थी असिस्टेंट प्रोफेसर, इनको जो है CCL से वंचित कर दिया गया था। ठीक है। तो इस मामले में इन्होंने सुनवाई करी है। महिला कर्मचारी के एक दुर्लभ आनुवांशिक विकार से पीड़ित अपने बच्चे की देखभाल के लिए अवकाश की मांग की थी। मतलब उसका बच्चा बीमार था, आनुवांशिक विकार था, इसके कारण उसने CCL की मांग करी थी, है ना। CCL मतलब चाइल्ड केयर लीव। ठीक है। ये सरकारी नौकरी में जो महिलाएं होती हैं उनको ये बच्चों की देखभाल के लिए दी जाती है। केंद्र सरकार के नियम के अनुसार एक महिला सरकारी कर्मचारी जिसके 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिग बच्चे हैं, जिसके पास कोई अर्जित अवकाश नहीं है, को अवकाश देने में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिए यानी 730 दिन के लिए बाल देखभाल अवकाश दिया जा सकता है। जो CCL बताया वो इसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। हालांकि यह अवकाश 2 बच्चों तक की देखभाल के लिए पूरी सेवा अवधि के लिए होता है। मतलब 2 बच्चे अगर आपके हैं उनकी जो है देखभाल के लिए आपको अवकाश दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने 14 वर्षीय बलात्कार पीड़िता के अबॉर्शन का फैसला वापस लिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, वो फैसला वापस ले लिया है। 14 वर्ष की बालिका के अबॉर्शन का फैसला था। देखते हैं क्या था मामला। सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल 2024 को अपने 22 अप्रैल के फैसले को वापस ले लिया, जिसमें 14 वर्ष की बलात्कार पीड़िता के 30 सप्ताह के गर्भ को गिराने की अनुमति दी थी। ठीक है। पीड़ित लड़की और उसके माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि गर्भपात कराने पर पीड़िता को स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हो सकती है, इसलिए बच्चे को जन्म देने का फैसला लिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने पहले कह दिया था कि ये बलात्कार जो पीड़िता है ये इसको जो है गर्भ को गिराने की अनुमति दी जाती है, लेकिन इनके जो लड़की के माता पिता हैं इन्होंने इस बात पर ऑब्जेक्शन किया कि उन्होंने कहा कि इससे ना जो बच्ची की हेल्थ पर जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तो ये फैसला वापस ले लिया। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पीड़िता के माता पिता से बात करी और बात करने के बाद जो है अपने पहले वाले आदेश को पलट दिया। ठीक है। इससे पहले क्या है कि 22 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की 14 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता की लगभग 30 सप्ताह के गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति की अनुमति दी थी। मतलब आपको पता है कि 30 सप्ताह से अगर ऊपर का गर्भ हो जाता है तो उसके लिए जो है चिकित्सा से अनुमति लेके ही गर्भ को अबॉर्शन करवाया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये गर्भपात की अनुमति देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्ति को इस्तेमाल करते हुए पूर्ण न्याय किया। अनुच्छेद 142 के तहत जो है ये डिसीजन दिया गया है। हम थोड़ा सा देख लेते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम के बारे में। इसे पंजीकृत चिकित्सकों द्वारा गर्भधारण को समाप्त करने का प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के अनुसार गर्भावस्था को समाप्त करने की अवधि कितनी है? 24 सप्ताह। 24 सप्ताह से पहले आप जो है अबॉर्शन करवा सकते हैं। नोट लिखा हुआ है कि यह अधिनियम एक डॉक्टर की सलाह पर 20 सप्ताह तक की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देता है। मतलब 20 सप्ताह तक तो डॉक्टर की सलाह से जो है
आप करवा सकते हैं अबॉर्शन, ठीक है। लेकिन कुछ मामलों के अंदर, जैसे विवाहित महिलाओं के साथ साथ विशेष श्रेणी की महिला, जैसे रेप पीड़िता महिला हो गई, कमजोर महिला हो गई या विकलांग महिलाएं हो गई, तो उनके लिए ये जो है अवधि 24 सप्ताह की कर दी गई है। नहीं तो नॉर्मली क्या है 20 सप्ताह, लेकिन इनके लिए क्या कर दी गई है 24 सप्ताह अधिकतम, ठीक है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम के तहत 24 सप्ताह से अधिक गर्भ की समाप्ति आमतौर पर प्रतिबंधित है। जब तक कि गर्भावस्था महिला के जीवन के लिए गंभीर खतरा ना हो, तो भ्रूण के लिए ये, मतलब कुल मिला के बात यह है कि अगर 20 सप्ताह तक तो जो है डॉक्टर कर सकता है, और 24 सप्ताह तक मतलब कोई विशेष श्रेणी की महिलाएं हैं तो उनके लिए 24 सप्ताह तक की अवधि है। लेकिन अगर 24 सप्ताह के बाद की बात करें तो केवल एक ही कंडीशन में जो है ये अनुमति मिलेगी कि महिला के जीवन को कोई खतरा ना हो, या फिर जो बच्चा पैदा होने वाला है उसके अंदर कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ हो, तो जो है इसको अनुमति दी जा सकती है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को भी निजता का अधिकार है। चुनाव जो भी कैंडिडेट लड़ रहा है तो उसको भी निजता का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को उनके और उनके आश्रितों के स्वामित्व वाली हर चल संपत्ति का खुलासा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और देह स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। उम्मीदवार को केवल उस संपत्ति के बारे में जानकारी का खुलासा करना होगा जो पर्याप्त मूल्य की हो या विलासितापूर्ण जीवन शैली का प्रतिनिधित्व करती हो, ठीक है। मतलब सभी तरह की जो है संपत्ति के बारे में बताने की कैंडिडेट को कोई आवश्यकता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। सीधी सी बात है, क्योंकि उनकी भी निजता होती है, उनकी भी जो है प्राइवेसी होती है, ठीक है। ये जो है मामला जो है हम बात करें कि निर्णय अरुणाचल प्रदेश की निर्दलीय विधायक कारी खोगगिरी से जुड़े एक मामले में दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया है कि और क्यूरेटिव रिट याचिका का महत्व। हाल ही में भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी असाधारण शक्ति का प्रयोग करते हुए 2021 के स्वयं के फैसले को क्या कर दिया, रद्द कर दिया, ठीक है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सेस प्राइवेट लिमिटेड को 7,687 करोड़ का भुगतान करने के आदेश से राहत दी है। यह फैसला एक तरफ न्यायालय के क्यूरेटिव रिट के महत्व को रेखांकित करता है, ठीक है। क्यूरेटिव रिट क्या होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, तो वो है क्यूरेटिव रिट। तो क्यूरेटिव रिट का क्या संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में तकनीकी कमी से गंभीर अन्याय को रोका जा सकता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहले रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा मामले 2002 का यह मामला, उसमें क्यूरेटिव रिट की अवधारणा को स्पष्ट किया था। इसके तहत क्या होता है कि क्यूरेटिव याचिका पर विचार तभी किया जा सकता है जब याचिकाकर्ता यह सिद्ध करता है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है और आदेश पारित करने से पहले अदालत में उसकी बात नहीं सुनी गई है, तो क्यूरेटिव पिटीशन याचिका लगाई जाती है। मतलब याचिकाकर्ता को यह लगता है कि उसके प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हुआ है, दूसरा क्या है कि जो है आदेश पारित करते समय जो है उसकी जो है बात नहीं सुनी गई है। यह रिट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने ही फैसले की समीक्षा करने से इनकार करने के बाद दायर की जाती है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं कि हम तो जो है डिसीजन दे दिया, वो दे दिया, हम जो है इस पर रिव्यू नहीं करेंगे, तो ये रिट तब लगाई जाती है, ठीक है। ऐसी याचिका पर विचार करने के लिए केवल दो मुख्य आधार होते हैं, प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना और गंभीर अन्याय को रोकना। दो आधार पर यह रिट लगाई जा सकती है। क्यूरेटिव पिटीशन के तहत सर्वोच्च न्यायालय पुनर्याचिका के खारिज होने के बाद भी अपने फैसले की समीक्षा और संशोधन किया जा सकता है। मतलब कोई डिसीजन है और कोई डिसीजन के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कोई डिसीजन दे दिया, ठीक है, उस डिसीजन के बाद में जो है पुनर्विचार याचिका लगाई, है ना, रिव्यू पिटीशन किसी ने दाखिल करी, रिव्यू पिटीशन सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दी, मतलब पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दी, तो उसके अगेंस्ट जो है ये क्यूरेटिव पिटीशन लगाई जाती है। सिंपल सी बात ये है। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी वीवीपैट और ईवीएम को क्रॉस सत्यापित करने हेतु याचिका खारिज की है। अभी आपको पता है कि जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें जो ईवीएम को लेकर काफी बड़ा मुद्दा उठा था कि ईवीएम हैक कर ली जाती है, ईवीएम क्या कर ली जाती है, ईवीएम में फर्जीवाड़ा होता है, तो उस मामले को लेकर 26 अप्रैल 2024 को सभी वीवीपैट और ईवीएम को क्रॉस चेकिंग करने की मांग को जो है खारिज कर दिया है। इसके अलावा बैलेट पेपर की मांग को लेकर दर्ज याचिका भी खारिज कर दी गई है। तो काफी विपक्ष थे, जो विपक्ष जो कह रहे थे कि ईवीएम से जो है फर्जीवाड़ा होता है तो आप जो है बैलेट पेपर पे चुनाव करवाओ, तो ये याचिका भी जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई है। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय की जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से ही होगा और ईवीएम और वीवीपैट का 100% मिलान नहीं किया जाएगा।
वीवीपैट की पर्ची 45 दिनों तक सुरक्षित रखी जाएगी तथा ये पर्चियां उम्मीदवारों के हस्ताक्षर के साथ सुरक्षित रहेगी। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब यह है कि जो वीवीपैट है, और वीवीपैट आप जानते होंगे क्या होता है, वीवीपैट जो एक बॉक्स सा बना रहता है, उसमें जो है हमारी जो है हम वोट जिसको डालते हैं वो पर्ची दिखती है कि हमने किसको वोट डाला है, कांग्रेस को डाला है, बीजेपी को डाला है, सपा को डाला है, तो वो जो है हमें पर्ची दिख जाती है कि आपने जो वोट डाला है वो सही डाला है। तो वो वीवीपैट होता है, इसका जो पूरा नाम होता है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ठीक है, ये जो है बनाई गई थी भेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा ये बनाई गई है, डिजाइन की गई है। सबसे पहले वीवीपैट का प्रयोग 2013 में हुआ था, नागालैंड विधानसभा उपचुनाव में किया गया था। नागालैंड विधानसभा उपचुनाव में जो है सबसे पहले वीवीपैट का उपयोग किया गया था। उसके बाद जो है लोकसभा चुनाव 2014 से कुछ सीटों पर इसका प्रयोग कर लिया, और लोकसभा चुनाव 2019 में पहली बार सभी मत केंद्रों पर वीवीपैट का उपयोग किया जा रहा है। तो वीवीपैट क्या होता है कि जब भी अपन जो आपने वोट डाला होगा तो अपन जब दबाते हैं बटन, तो एक बगल में मशीन डब्बा सा रखा रहता है, तो उसके अंदर जो है पर्ची दिख जाती है कि हमने किसको वोट दिया है, चुनाव चिन्ह दिख जाता है। ठीक है, और ये पर्ची जो दिखती है वो दिखती है आपको 7 सेकंड तक के लिए। ठीक है, तो 7 सेकंड तक के लिए आपको ये पर्ची दिख जाती है। नोटा को अधिक वोट मिलने पर चुनाव पुनः कराने हेतु याचिका एक सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी। मतलब जो नोटा होता है, नन ऑफ अबोव, जब चुनाव कराते हैं तो चुनाव में एक होता है कि उन उम्मीदवारों में से हमें कोई नहीं चुनना, तो उसके लिए नोटा का बटन होता है, नोटा का विकल्प दिया जाता है। तो जब इसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका में नोटा का विकल्प को अन्य उम्मीदवारों से अधिक मत मिलते हैं, मान लो किसी लेजिस्लेटिव या हम बात करें किसी सीट की हम बात कर लेते हैं कि 50 सीट, 50 जो है वोटर है ना, और यहाँ पे खड़े हैं 2 जने खड़े हैं, ए खड़ा है और एक बी खड़ा है, तीसरा हो गया नोटा। ठीक है, तीसरा हो गया नोटा, ये हो गया संजय और ये हो गया आपके राम। ठीक है, 50 मत हैं, 50 में से ये मान लो आप कि इसको 10 मिल गए, इसको 15 मिल गए, कितने हो गए 25, और बाकी जो है 25 नोटा। बोले इन दोनों में से हमें किसी में नहीं चुनना, तो अगर दोनों से ज्यादा वोट अगर नोटा के आ जाते हैं तो ऐसे समय क्या है, नए सिरे से चुनाव कराने की जो है आदेश देने की मांग की गई है ना। तो यह अन्य उम्मीदवारों को अधिक मत मिलने पर चुनाव को रद्द करने या नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 26 अप्रैल 2024 को एक जनहित याचिका पर भारत के चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। ये जनहित याचिका लेखक, कार्यकर्ता और वक्ता शिव खेड़ा ने दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसरण में 2013 में चुनाव में मतदाता को में नोटा का विकल्प प्रदान किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ही ऑर्डर दिया था कि आप जो है नोटा लेकर आओ। अगर किसी भी वोटर को कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है तो वो जो नोटा है वो जो है इनके लिए उपयोगी होगा। जनहित याचिका में नोटा में कम वोट पाने वाले उम्मीदवारों को 5 साल अवधि के लिए सभी चुनाव लड़ने से रोक लगाने की भी मांग की गई है। मतलब अगर किसी को नोटा से कम वोट मिले ना किसी को भी उम्मीदवार को, तो मतलब आप ये देखिए कि 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ेगा, 5 साल तक कोई सा भी चुनाव नहीं लड़ सकता वो बंदा, इसलिए जो है ये मांग की गई है। तो नोटा मैंने आपको समझा दिया, नोटा क्या होता है। और अब आगे देखो, आगे हम बात करें शुद्ध उधार सीमा एनबीसी, नेट बोरिंग जो है शुद्ध उधार सीमा मामले में केरल को राहत नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक पीठ को भेजा। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य के अतिरिक्त उधार लेने की शक्तियों पर केंद्र के साथ विवाद में केरल सरकार को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है और मामले में एक बड़ी संवैधानिक पीठ को भेज दिया है। मतलब जो सरकारें हैं जो बड़ी मात्रा में उधार ले लेती हैं और उधार लेकर जो है सरकारें चलाती हैं, तो इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने जो है राहत नहीं दी है। बोले उधार तुम नहीं लोगे इस सीमा से ज्यादा। वो सीमा क्या है हम आगे देखते हैं। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में एफआरबीएम अधिनियम 2003 में किए गए कुछ बदलावों पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया है। ठीक है, जो राज्यों पर उधार प्रतिबंधित करता है। केरल के संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के खिलाफ अपील की है। इस अनुच्छेद के तहत देश में राज्य बनाम राज्य, राज्य बनाम केंद्र के बीच में विवादों की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। तो इस मामले में अपील की थी और अपील करने के बाद जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो राहत प्रदान नहीं करी है। शुद्ध उधार सीमा की हम बात करें तो ये क्या होती है, खुले बाजार उधार सहित विभिन्न स्रोतों से राज्य के उधार लेने पर एक सीमा लगाता है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्यों के लिए एनबीसी नेट बोरिंग सेलिंग जो है वित्तीय वर्ष
2023-24 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3% या पूर्ण रूप से इतना तय किया गया है। मतलब जितनी भी जीडीपी है इस स्टेट की उसका 3% उधार लिया जा सकता है। इससे अधिक अगर उधार लेते हो तो उस पर जो है रोक लगाइए। ठीक है, इसमें इतना ही ध्यान रखना है आपको। एनबीसी क्या होता है, एनपीए होता है, ये क्या होता है, एनबीसी। ठीक है, आगे देखो, लोकसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम, वोट फ्रॉम होम का जो है बात की गई है। भारत के निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में पहली बार बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए घर से मतदान की सुविधा प्रदान करी है। आपको मैं बता दूं, राजस्थान में जब 2023 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे तब भी वोट फ्रॉम होम का कंसेप्ट लाया गया था और तब भी जो है ये प्रक्रिया अपनाई गई थी। वोट फ्रॉम होम क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें जो है 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता हो, 85 वर्ष से अधिक आयु के कोई मतदाता हो, या 40% या इससे अधिक की कोई दिव्यांगजन हो, जिसकी दिव्यांगता कितनी हो, 40% या उससे अधिक हो। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, चुनावी प्रक्रिया की समावेशिता व पहुंच सुनिश्चित करने और लोकतांत्रिक भागीदारी को मजबूत करना है। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर कोई 85 साल से बड़ा है या 40% या इससे अधिक की दिव्यांगता है तो वोट फ्रॉम होम का मतलब वो घर से ही वोट कर सकते हैं। वो घर से कैसे करेंगे, तो घर से क्या होगा कि एक जो है टीम बनाई जाएगी और वो जो कैंडिडेट है, जो वोटर है, उनके घर पे जाएंगे और घर पे जो है मशीनों का सेटअप करके वो जो है वोट देंगे। बैलेट से हो सकता है, बैलेट से दें तो मशीनों से हो सकता है, मशीनों से दे, मतलब अब वोट आप खुद घर पे लेने के लिए जाएंगे उन व्यक्ति के। तो कहने का मतलब ये है, देश के 81 लाख से अधिक 85 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध मतदाता और 90 लाख से अधिक दिव्यांग मतदाता पंजीकृत हैं। यह सुविधा निर्वाचन आयोग के आदर्श वाक्य कोई मतदाता न छूटे, कोई भी मतदाता न छूटे इस संदर्भ में पुष्टि करती है। इसके तहत चुनाव अधिसूचना के 5 दिन के भीतर जो पात्र मतदाताओं को फॉर्म 12D भरना होगा और रिटर्निंग अधिकारी को जमा कराना होता है कि जो है हम जो है 85 साल से बड़े हैं या जो है हमारे 40% दिव्यांगता है। तो ये फॉर्म भर के जो है रिटर्निंग अधिकारी को जमा कराना होता है और उसके बाद जो है टीम बनाकर वहाँ पर जो है जाया जाता है और वहाँ पर जो है वोट उनका लिया जाता है। तो इस तरीके से जो है हम बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय परिदृश्य हमारा कंप्लीट हो चुका है। कल हम कुछ नया देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये सीरीज जो है कंटिन्यू रहने वाली है। करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा अगर आपने ये सीरीज देखी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।